एक लड़का जिसका नाम मोहित होता है, जो बहुत बड़े साहूकार का लड़का होता है, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। आज वो पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है तो उसके पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू गाड़ी ले जा, ड्राइवर तुझे छोड़कर आ जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर आज अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं गाड़ी से ना जाकर मैं ट्रेन से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि गरीबी होती क्या है, किस तरह से लोग बाग ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर पिता भी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा तू ट्रेन से जा, लेकिन अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर मोहित कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखूँगा। दोस्तों, जैसे ही वो लड़का ट्रेन में चढ़ जाता है तो सामने एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल होती है, देखने में वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी खूबसूरती यहाँ पर उसकी गरीबी बहुत ज़्यादा कम कर रही होती है। मोहित उसे देखता है और देखते ही उसे 5 रुपये दे देता है। दोस्तों, वो लड़की फिर आगे की तरफ जाने लगती है, आगे की तरफ ट्रेन में भीख मांगने लगती है। मोहित उसके पीछे पीछे चलने लगता है और अगले डिब्बे तक उसके पीछे चला जाता है। दोस्तों, अगले डिब्बे में जाकर जब मोहित उस लड़की को देखता है तो फिर उससे कहता है कि तुम इस तरह से क्यों भीख मांग रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मेरे बाबा बीमार हैं, मेरे बाबा मेरे घर का सहारा हुआ करते थे, लेकिन आजकल उनका एक्सीडेंट, कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके एक पैर में बहुत ज़्यादा चोट है। अब वो कमाई के लिए नहीं जा सकते, तो मैं अब यहाँ पर ये भीख मांग रही हूँ। दोस्तों, मोहित को उस लड़की के ऊपर दया आती है और उसे 10,000 रुपये दे देता है। दोस्तों, ये लड़की उससे मना भी करती है, लेकिन यहाँ पर मोहित कहता है कि तुम अपने पापा का इलाज करवा लेना और इन पैसों को ले जाओ। देखने में वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि अगर उसे अच्छे से कपड़े पहना दिए जाएं तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगेगी। दोस्तों, अब यहाँ पर मोहित उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा नाम तो बताती जाओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर मोहित को वो अपना नाम प्रिया बताकर जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। मोहित शहर में पहुँच जाता है और शहर में पहुँचने के बाद उसका दिमाग वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि तुझे वापस चलना चाहिए, उस लड़की से बातचीत करनी चाहिए, तू तो बस उसके ख्यालों में खो गया। अपने यार दोस्तों से भी बातचीत करता है तो यार दोस्त भी यही कहते हैं कि तुझे शायद उस लड़की से प्यार हो गया है। तो यहाँ पर मोहित वापस उसी जगह पर पहुँचता है। मोहित दोबारा अगले दिन वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लड़की उसे ट्रेन में मिली थी, लेकिन आज उसे वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। कई दिन तक वो यहाँ पर उसका इंतज़ार करता है और तीसरे दिन अचानक वो लड़की उसे दिखाई दे जाती है। तो उसकी के वो पीछे जाने लगता है और पीछे जाते जाते एक जगह उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पापा की अब तबीयत कैसी है, तुम लोग कैसे हो, तुम कैसे रहते हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि साहब क्या ही पूछोगे, बस हमारा जीवन तो जैसे तैसे करके कट रहा है। और फिर वो कहती है कि साहब मुझे जाने दो, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। वो लड़की फिर अपने घर जाने लगती है। इधर जो मोहित होता है उसके पीछे पीछे चलने लगता है और पीछे पीछे चलकर उनके घर के पास ही पहुँच जाता है। एक टूटी फूटी झोपड़ी होती है जिसमें छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, इसके माता पिता होते हैं। जो माँ होती है वो अब यहाँ पर सब्जी वब्जी बना रही होती है, तो यहाँ पर बेटी से कहती है कि बेटी जाओ पशुओं को कुछ चारा वगैरह डाल कर आ जाओ। फिर वो पड़ोस में ही उनके एक तबेला सा होता है जिसमें उनकी एक बूढ़ी सी गाय बंध रही होती है, उसके लिए वो खाना दाना करने के लिए चली जाती है। और वहाँ जाकर जब खाना दाना करती है तो वो लड़का उसे वहीं सामने मिल जाता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। वो लड़की घबरा जाती है, कहने लगती है कि अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, आप यहाँ से चले जाइए, मैं कल आ जाऊँगी आपसे मिलने के लिए। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ आप आराम कर लीजिए, खाना मैं बना देती हूँ। वहीं से वो 4 रोटी एक थाली में अलग से निकाल लेती है और थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर 4 रोटी लेकर वहीं पर पहुँच जाती है और उसे दे देती है। कहती है कि तुम भूखे होंगे, तुम कुछ खा लो। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तब खाऊँगा जब आप मेरे साथ में खाओगे। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, आप भला मेरे साथ ऐसा कैसे खा सकते हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, रात को करीब
2 बज जाते हैं इसी तरह से बातचीत करते करते, क्योंकि रात में ही ये लड़की अपने घर से आई थी जब माता पिता सो गए थे। लेकिन जब रात को 2 बजे माँ देखती है कि बेटी यहाँ पर नहीं है तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर उसी तबेले में पहुँच जाती है और वहाँ जो दृश्य देखती है कि एक लड़का इसके साथ बैठा हुआ है, बातचीतें कर रहा है, तो माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। माँ चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो माँ को रोकती है और कहने लगती है कि माँ, ये लड़का कोई गलत नहीं, ये वही लड़का है जिसने 10,000 रुपये देकर हमारी मदद की थी। ये लड़का बस मेरे से मिलने के लिए आया। तभी यहाँ पर वो लड़का खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर माँ कहने लगती है कि क्यों मजाक बना रहे हो बेटा, ऐसा कभी हो सकता है कि एक चाँद ज़मीन पर उतर आए? तुम तो बहुत बड़े धनी लगते हो और तुम कैसे हमारी बेटी से शादी कर सकते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं सुबह ही तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ अपनी बेटी की शादी कराओगे? तो यहाँ पर वो अपने घर जाती है, अपने पति से बातचीत करती है, ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं और फिर इन दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लड़का कुछ खर्चा पानी भी करता है, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग बाग होते हैं, जो इनके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उन सबको भी खाना खिलाया जाता है। शादी करने के बाद अब यहाँ पर ये लड़का अपनी इस पत्नी को लेकर एक नज़दीकी होटल में पहुँच जाता है जहाँ पर ये किराए पर रह रहा था। लेकिन जब ये रास्ते से जा रहा था तो इसके पिता का एक दोस्त इन्हें देख लेता है कि एक नई नवेली दुल्हन के साथ इसका लड़का है। शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने शादी कर ली है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे उसने कपड़े पहना दिए थे, बहुत ही देखने में वो खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों, उसके तुरंत बाद ही जो पिता का दोस्त होता है इस लड़के के पिताजी के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे ने शायद शादी कर ली है, वो तो एक दुल्हन को लेकर घूम रहा है। तो पिताजी यहाँ पर अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, ऐसा कुछ हुआ है क्या तुमने शादी कर ली है? पर बेटा कहने लगता है कि हाँ पिताजी, मेरे साथ ही लड़की पढ़ती है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही होशियार, मेरे साथ ही कोर्स कर रही है, उसके साथ मैंने शादी कर लिया। तो यहाँ पर पिता कहता है कि बेटा उसका फ़ोटो भेज और अपने घर लिया, मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी कराना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर पिता की बातों को सुनकर अपनी जो पत्नी होती है उसका फ़ोटो पिता के पास भेज देता है और उसके अगले ही दिन वो दोनों के दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दुल्हन को जब घर के लोग बाग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही सुंदर दुल्हन लेकर आए हो। दोस्तों, घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा, तुम्हारी धूमधाम से मैं शादी कराना चाहता हूँ, लड़की के घर वालों से बातचीत करवाओ। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि लड़की के घर वालों से बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि ये उस अपने घर से भाग कर आई है और भाग कर हम लोगों ने शादी की है। तो यहाँ पर पिता भी कहते हैं कोई बात नहीं, वो नाराज़ हैं, कुछ दिन में मान जाएंगे। फिर यहाँ पर रीति रिवाज के हिसाब से इन दोनों की शादी कराई जाती है और ढंग से आसपास के लोगों को खाना पीना खिलाया जाता है, बहुत पैसा धन दौलत दान दिया जाता है। ये बहू अपने घर वालों की इतनी ज़्यादा सेवा करने लगती है, इसकी सेवा को देखकर घर वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे कि आजकल इतनी पढ़ी लिखी बहू कैसे सेवा कर रही है। दोस्तों, 3-4 दिन का समय बीत जाता है, घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब यहाँ पर जो पिता होते हैं वो अपने बेटे से पूछने लगते हैं कि बेटा, तू बहुत अच्छी बहू लेकर आया है। तो यहाँ पर बेटा सोचता है कि अब गर्म तवा है, शायद अब हथौड़ा मार देना चाहिए। वो अपने पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, क्या मैं आज आपको बता दूं? तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि बेटा, तू बताता क्यों नहीं है, तू बता तो सही, तूने क्या छुपाया है? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि पिताजी, ये मेरे साथ पढ़ने वाली नहीं है, ये एक भिखारी है, भिखारी की लड़की से मैंने शादी कर ली, मुझे देखने में ये बहुत पसंद आई, ये तो बहुत गरीब हैं। दोस्तों, यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि बेटा, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, तूने जो कदम उठाए हैं, तूने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। इस लड़की से शादी करके तूने हमें बहू नहीं दी, हमें बहुत ही अच्छा हमारे जीवन के लिए सहारा दे दिया। ये बहू हमारी जीवन भर सेवा करेगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, उसके बाद जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे इस लड़की के माता पिता से मिलना है, इनके घर बार को देखना है। फिर ये सभी के सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, जिसमें पिताजी होता है, माताजी होती हैं और ये लड़का होता है और इसकी वाइफ होती है। 4 लोग बैठकर उसी घर पर पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी जब उनके घर के
सामने रुकती है तो एकदम सारे घर वाले घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि टूटी फूटी झोंपड़ी है और उसमें बीमार पिता और उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है उसे बहुत ही ज़्यादा दया आती है और फिर यहाँ पर वो तुरंत ही एक मिस्त्री को बुलवाते हैं। मिस्त्री को बुलवा कर इनका एक पक्का घर बनवा दिया जाता है और उसके बाद यहीं पर इनकी एक दुकान खुलवा दी जाती है, परचूने की दुकान खुलवाई जाती है, जिसमें वो व्यक्ति जो इस लड़की का पिता होता है वहाँ बैठकर कामकाज करने लगता है। माँ बाजार से सामान ले आया करती और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल में भेजा जाता है। दोस्तों जब भी लड़की ये पूरा वाक़या देखती है तो बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो दोस्तों अपने ससुर के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि ससुर जी आपने तो हमारे जीवन को धन्य कर दिया। दोस्तों उसके बाद से इन सभी लोगों का जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है कि सभी लोग बड़े खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। क्या यहाँ पर लड़के ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे, या उसके पिता ने उस बहू को अपनाकर सही किया या गलत किया? तो आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।